अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो। पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती की जानिब से बड़ा भरपूर अंदाज में इस वाक़े को कंडेम भी किया गया और जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जो एलामिया जारी किया गया है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें एक अहम तरीन जुज़ भी शामिल है जो कह रहा है कि रेसिप्रोकेट हम करते हैं बेसिकली। मतलब जंग का माहौल पाकिस्तान नहीं चाह रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम में भी जितने लोग मारे गए उनका नाहक कत्ल को कत्ल कहा और दूसरा ये भी कहा कि इसकी हम मजम्मत करते हैं। हालांकि जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े में निहत्ते लोग जब पाकिस्तान में मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, तो इंडिया की जानिब से किसी भी बड़े इवेंट पे जिसमें वो खुद मुलविस हैं, जहाँ उनके आपको फुटप्रिंट्स भी, अब तो फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं, तो वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। एक तो एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलामिया से पहले मैं आपको बताऊं कि वहाँ के एक लिखारी हैं, बड़े पॉपुलर, बड़े अदीब हैं, बड़े ज़बरदस्त, अशोक कुमार पांड्या। उनकी गुफ्तगू जो है वो बाकायदा इस फॉल्स फ्लैग के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया वहाँ और पूरी दुनिया की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए जो एक ड्रामा रचाया गया, उसके ऊपर बहुत बड़ी उन्होंने सवालिया निशान उन्होंने उठाया। हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन में एक फायर नहीं किया गया। वहाँ जो मुबैना दहशतगर्द थे उनके ऊपर किसी तरह का कोई फायर नहीं किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, कोई रिटेलिएट नहीं उनके लिए किया गया। उनके पास इतना समय मौजूद था कि वो आए हैं, वो धर्म पूछते रहे, वो मुख्तलिफ बातें पूछते रहे, वो ये कहते रहे कि मोदी को जाके बताना, तो इतना वक्त उनके पास। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं अमित शाह से पूछनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं मोदी सरकार से पूछी जानी चाहिए। पाकिस्तान की जो 3 रेड लाइन्स है, बेसिकली टेरिटोरियल हदूद जो है वो पाकिस्तान की वो रेड लाइन है। दूसरा, बहरी जितना भी आज़ादाना पाकिस्तान के बहरी रस्ते हैं, सारे समुद्री रस्ते हैं, वो सारे रेड लाइन है पाकिस्तान के। आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से 1962 में क्यूबा में आकर मिसाइल सिस्टम फिट होना था और जॉन एफ कैनेडी उस वक़्त सदर थे अमेरिका के, तो तुर्की में अमेरिका के मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था, तो सोवियत यूनियन क्यूबा में वो भेज रहा था, तो अमेरिका ने सारी की सारी जो क्यूबा की टेरिटरी थी बहरी, उसको ब्लॉक कर दिया था। तो इस तरह किसी भी मुल्क की जो बहरी हदूद है वो उसकी रेड लाइन होती है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम रेड लाइन जो पाकिस्तान की है वो पानी के ज़खायर का जितना भी मामला है। और इसमें आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात कर लें तो वो कहते हैं कि आप समंदर का जो दरियाओं का पानी है, सॉरी, वो रोक ही नहीं सकते। तो हमने उनसे पूछा कि आप कल कलां को उसमें कोई रेजरवायर लगा दें, कोई डैम बन जाए, जैसे किशन गंगा डैम पर बड़े पाकिस्तान के एतराज़ात थे और बाकी सारे मामला थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो जो हमने चीज़ें रखी हुई हैं सारी, वो पटाखे थोड़ी हैं। उन्होंने नाम गिनवाए फिर जो सिक्योरिटी के मामला हैं। अगर हम बात करें जो हमारा एलामिया जारी किया गया, एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली उसमें अमन का अभी भी उसी तरह ही प्रचार शामिल है। उसी तरह ही रेसिप्रोकेट किया गया कि अगर उन्होंने सफारती हमला 30 किया तो हमने भी रेसिप्रोकेट करके 30 कर दिया है। अगर उन्होंने फ़िज़ाई हदूद बंद की तो हमने कहा हम भी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रहे हैं। उन्होंने अगर बॉर्डर बंद किया तो हम कह रहे हैं कि हम भी बॉर्डर बंद कर रहे हैं। लेकिन जो सिंतास मुआहदा है, एक बूंद भी पानी की पाकिस्तान की कोई नहीं ले सकता। दूसरा, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया इस सारे मामले में। अब यहाँ से आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं और जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी एक तारीख मौजूद है। और आप इसको ये देख लें कि 19 साल जो टेन्योर था अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर, और उस दौर में भी जब अशरफ गनी थे और उसके अलावा अशरफ गनी साहब के साथ हामिद करजई साहब उधर प्रेसिडेंट होते थे, तो उस दौर में अमरुल्लाह साले उस वक़्त NDS के सरबराह थे, वो हेड थे, और मोहिबुल्लाह फजल थे सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उस दौर में भी वहाँ इनके हज़ारों स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि ये इंडिया की बात करते थे और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ इन्वेस्ट करता था, फिर यहाँ दहशतगर्दी के लिए सरजमीन अफगानिस्तान की यूज़ होती थी और ये सारे मामला चलते थे। कोई भी बड़ा इवेंट जब भी पाकिस्तान में हुआ है तो उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प वाक़या भी हुआ। 15 मिनट के अंदर अंदर 500 भारतीय अकाउंट्स थे, उन्होंने ट्वीट कर दिए, और 30 से 60 मिनट के अंदर वहाँ अमित शाह समेत जो BJP के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ट्वीट करके पाकिस्तान के इसका नाम लगा दिया गया। और ये भी अहम हुई, जिसमें बड़ी अहम बातें हैं कि 400 किलोमीटर आपके पास वही असला जो जाफर एक्सप्रेस में इस्तेमाल होता है, वही असला लेके वहाँ लोग LOC से कैसे पहुँच सकते हैं, ये अहम तरीन बातें। फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है बेसिकली, उसकी एक लंबी चौड़ी तारीख है इंडिया की। आप देखें कि 1971 में इंडियन एयरलाइंस का जब तैयारा अगवा हुआ तो फौरी पाकिस्तान का नाम लगा दिया। उसके अलावा बिल क्लिंटन के दौरे के दौरान जब 36 सिख यात्री मारे गए
तो नाम पाकिस्तान का लगा दिया गया। बाद में क्लिंटन ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि सूरत हाल क्या थी, किताबें भी इस पर लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट में हमला होता है, नाम लग जाता है पाकिस्तान का, और बाद में पता चलता है कि इसके हकायक जो हैं उसके बिल्कुल बरक्स हैं। इसी तरह 2007 समझौता एक्सप्रेस में भी 68 लोग जिसमें जाँ बहक हुए थे वो भी अपने लोग निकले। तो यहाँ तक की सूरत हाल है। तो दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ बता रहे थे, वो मोदी सरकार को उनका माजी याद करा रहे थे और बुचर ऑफ गुजरात कह के पुकार रहे थे, और वो बता रहे थे बेसिकली कि मोदी सरकार जो है वो वाहिद सरकार है पूरी दुनिया के अंदर जिनका पता है सबको कि जो टेररिस्ट हैं, जो खुद दहशतगर्द हैं। तो इस तरह की बातें, और सारे का सारा मीडिया उन्होंने अपने वॉर रूम्स में कन्वर्ट कर रखा है। प्रोपेगेंडा का ये आलम है। यहाँ सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान जो है कितने तहम्मुल से बात कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। दफ्तर खारजा ने इसे कंडेम किया है कि ये हमला, नाहक हमला जो है किसी भी जगह पे वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के सारे मामलात हैं। इन सारे मामलात पर डिस्कस करते हैं। कसूरी साहब जी मेरे साथ, साबिक वज़ीर खारजा, बहुत प्रोमिनेंट वॉइस पाकिस्तान की। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सर जानना ये चाह रहा हूँ कि एलामिया तो पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया, भारतीय इक़दामात एक तरफ़ा और गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दिए हैं, और बहुत सारी इसमें बातें भी हैं। मैं सर आपका रिस्पॉन्ड सबसे पहले एलामिया को लेकर। मैं समझता हूँ एक मेजर्ड रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का, और भारत की तरह का नहीं है जैसे कि बिल्कुल झंझलाहट में, जैसे एक वॉर, उनके जो टीवी रूम्स भी हैं वॉर रूम्स लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके जिस तरह लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या उनकी पॉलिसी थी। तो हमारा तो मेजर्ड रिस्पॉन्स है कि उन्होंने वाटर का कहा है, तो हमने कहा वो ऐलान जंग समझा जाएगा। मैं आपको सीधी बात बता दूं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और फ्रंटियर की 70 से 75% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करती है, ज़राअत पे। पानी रोकना एक ऐलान जंग क्या, हमारे पंजाब में, चाहे ईस्ट पंजाब हो जो इंडिया के पास है, और हमारे पास जो पंजाब है, हम यहाँ जानते हैं कि पानी के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, और तो इसलिए ये तो गलत फहमी का किसी शिकार नहीं रहना चाहिए। तो जब ये ऐलान जंग कहा गया है, उसका मतलब यह है कि अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को भूख और प्यास से मारे, तो वो तो कोई कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यही एक्सपेक्टेड था, और बड़ा मेजर्ड अल्फाज में जवाब दिया गया। जैसे आप फरमा भी रहे थे कि झंझलाहट में इंडिया की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू भी की गई और ये सारी बातें भी सामने आई, आप इसका मंतकी नतीजा फिर क्या देख रहे हैं? और इसे माहौल, अब उनके जो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो सारे वॉर रूम्स बने हुए हैं, ये भी आप बता रहे थे। और फिर आप ये देखिए कि बचपने की हद देखिए कि जो ऑफिशियल आपका एक्स का पेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस तक को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं एक दूसरे, छोटे बच्चे बिहेव करते हैं। तो क्या वजूहात है? और ये फॉल्स फ्लैग, इस तरह के ऑपरेशन, और फिर उसका टाइम, तो ये सारे डॉट्स जब आप कनेक्ट करते हैं तो क्या पिक्चर सर निकलती है? देखिए बात ये है कि आपको याद दिलाऊंगा कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ है इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान में, तो उस वक्त उन्होंने ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने बहुत से सवालात उठाए थे। उनका मुंह बंद कर दिया गया कह के कि तुम गद्दार हो, इस वक्त तुम, हमारे बंदे इतने मारे गए हैं और तुम हमें सवाल जवाब कर रहे हो। उसके बाद रिसेंटली बहुत सी स्टोरीज आई हैं जो आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, जो भी लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। गवर्नर उस वक्त के जो थे ऑक्यूपाइड कश्मीर के, तो उससे ये बिल्कुल उनको रोका गया कि आप इस पर बात न करें, और उस पर बहुत शक था, और वो शक जो है वो उसके अपने ऑफिशल्स ने बाद में कहा है जो उसको मज़ीद शक में डाल देता है। इसका मतलब यह है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं, अब आप देखें छत्ती सिंहपुरा का जो इंसिडेंट थे, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे थे, जब कुछ सिखों को दीवार के साथ लगा के मार दिया गया था, तो कई साल मुकदमा चला था, और बाद में इंडियन कोर्ट से ही वो लोग बरी हो गए जिनको उन्होंने पकड़ा था। उनमें एक दो पाकिस्तानी भी थे, यानी कि विदाउट एविडेंस, जब उनको जो को मकसद हो, जो भी हो, अब ये तो कोई छुपी बात नहीं है कि उन बंदों के नाम तक आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उनको इंडियन अदालतों ने छोड़ दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं थी। कसूरी साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 400 किलोमीटर अंदर पहलगाम का मामला, और उधर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो बड़े आजकल ट्विटर के ऊपर जिनकी बड़ी टॉक चल रही है, वो वहाँ बता रहे थे कि वहाँ 12 से 14 जो हैं उन्हें चेक पोस्ट से गुजर के आना पड़ता है। तो वहाँ 400 किलोमीटर अंदर जो जाकर और उसे विदाउट
एविडेंस और कोई भी चीज़ जो है उसे रिकॉर्ड पे लाए बगैर फौरी तौर पर वावेला और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है? देखिए जी, बात यह है, अगर आप ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की हिस्ट्री देख लें, वहाँ कोई 80-90 हज़ार शहीदों की ग्रेव्स हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड। वो वहीं के लोग हैं, उनकी कब्रें वहीं बनी हुई हैं। और ये नहीं कि बुरहान वानी अगर पैदा होता है तो पाकिस्तान उसको पैदा करता है। जब वो बंदे को जीप से बांधा गया, उसका मैं नाम भूल गया, उसको फिराया गया, वो उससे इतना इश्तियाल पैदा होता है। जब लोगों की माओ बहनों को जलील किया जाता है तो कितना उनमें इश्तियाल पैदा होता है। आप कह रहे हैं चेक पोस्ट है, फलां है, वो भी सीधी सादी बात है। अगर लोगों को आपने इतना गुस्सा दिलाया हुआ है तो दुश्मन तो आपके वहीं बैठे हैं। उनके मज़हब पे आप अटैक कर रहे हैं, उनकी औरतों पे आप अटैक कर रहे हैं, उनके रहना सहना, उनकी रोज़गार जो है वो ख़तरे में पड़ जाती थी। जब ये 370 इम्पोज इन्होंने किया है तो कई दिन तो उससे पहले इन्होंने मुझे याद है कि दुनिया के लोग, कई लोग करते हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे जेनोसाइड का सोच रहे हैं। उस वक्त जेनोसाइड की एक है तंजीम जो मॉनिटर करती है, उसने वार्निंग दी थी। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 2019 या 20 में, फिर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि ये तो इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो यूएन का है, उसने रीसेंट रिपोर्ट दी हैं। कितनी रिपोर्ट्स हैं? तो अगर वहीं के लोग आपके मुखालिफ हैं, जिनको आप कत्ल कर रहे हैं, तो आपको क्यों ये तवक्को है? अगर आप कह रहे हैं जी 4 चेक पोस्ट हैं, वो भी चेक पोस्ट के इधर वाले भी तो हमला कर सकते हैं ना, अगर उनकी लोकल आबादी आपके खिलाफ है। कसूरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ तकरीबन 9 लाख से 12 लाख तो फौज है जो डिप्लॉय उन्होंने की हुई है, और दूसरा जो सारे का सारा मीडिया है वो तो यरगमाली मीडिया है, मोदी साहब के कंट्रोल में है सारा, जो जंग का और जंगो जदल का माहौल बना रहा है। तो इस पे क्या टेक है जी? इंडिया में जो जर्नलिस्ट है वो आ गया कारोबारियों के कंट्रोल में। उनके बिजनेस इंटरेस्ट डिक्टेट करते हैं कि पॉलिसी क्या होगी। मसलन एनडीटीवी बड़ा एक रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टेड चैनल था हिंदुस्तान में, मोदी साहब ने आकर उसको भी कब्जे में कर लिया है। तो पॉइंट ये है, जिस तरह वो कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया हाउसेस को, जो ये वही जो टीवी चैनल्स अगर आपने 10 साल पहले देखे होते, जो अच्छे खासे उनमें से सेकुलर भी थे, उनमें आप कह सकते हैं कि लिबरल किस्म के थे, उनकी सारी उन्होंने हैयत ही तब्दील कर दी है। तो अब वो वही चीज़ होती है जो मोदी हुकूमत सुनना चाहती है। लेकिन मैं मोदी हुकूमत को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा इसमें ख़तरा होता है। पहले आप लोग एक ओपिनियन बिल्डअप करते हैं और ऐसे लोगों को प्लेस करते हैं उन्होंने पिछले 4-5 साल में प्लेस कर दिए हैं बड़े बड़े चैनल्स में अपने आदमी। फिर वो एक इस लाइक बॉटल से जीनी जब निकल आता है, अब उन्होंने ऐसा वॉर मंगरिंग का माहौल पैदा किया है कि हुकूमत हिंदुस्तान के लिए को लॉजिकल सेंसिबल फैसले करने मुश्किल हो गया है। कसूरी साहब, अभिनंदन वाला एपिसोड होता है, उसमें बड़ी वाज़ेह हज़ीमत उठाई इंडिया ने, और इसके बावजूद आप समझते हैं कि वो इस तरह का रिस्क ले सकते हैं? जो अक्लमंद लोग हिंदुस्तान में डिफेंस एनालिस्ट हैं, अगर आप उनको आज पढ़ेंगे, वो एडवाइस कर रहे हैं कि, और उन्होंने रेफरेंस दिए। अभिनंदन आप जो बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा है ये जो सारी आपकी हैं, और उस वक्त तो जो आपने बात की है पुलवामा 2019 की, तो इवन CNN अमेरिकन को हैड टू ऑथेंटिकेट कि कोई F-16 पाकिस्तान का नहीं गिरा। उन्होंने कहा हमने आके गिन भी लिए हैं। जब इंडिया ये क्लेम कर रहा था, उनका ही बंदा पकड़ा गया था। तो उसमें देखें, अब ये कहते हैं पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। आप बयानात देख लें मोदी साहब के, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर OP शाह, दुबल साहब बलूचिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। वो तो खुले बंदों कई सालों से ऐलान कर रहे हैं। और जब ये अभी ट्रेन का हादसा हुआ है, जहाँ लोगों के आइडेंटिटी कार्ड लेके, जब ट्रेन अगवा की गई थी, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड लेके उनको मारा गया कोल्ड ब्लड में, उसके ऊपर मैंने तो नहीं देखा कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कोई इजहार किया हो अफसोस का। दुनिया ने कहा, अमेरिका, रूस, चीन, सब ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है सिविलियंस को इस तरह मारना। मुझे आखिरी बात सर समझना है आपसे, ये एक तरफ तो वो देखिए कश्मीर का जो रियासती स्टेटस है वो उसे एब्रोगेट कर देते हैं, उसे छीन लेते हैं,
उसके बाद वहाँ नस्लकुशी का एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर 12 लाख, तकरीबन 9 लाख से 12 लाख तक फौज डिप्लॉय है वहाँ। तो इस सारे मामले को वो कैसे दुनिया भर की या इंटरनेशनल दुनिया की नज़र हटाने के लिए वो इसको डाइवर्जन कैसे दे सकते हैं किसी भी तरह की? वो तो इसलिए कर रहे हैं जी, डाइवर्जन जो है वो तो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। पहले अपने लोगों को कह रहे थे कि सिचुएशन कश्मीर में नॉर्मल है। इस हद तक वो कई दफ़ा बंदा गलत फहमी का शिकार होता है कि इन्होंने G20 की जो मीटिंग थी तो उसमें कश्मीर के अंदर इन्होंने टूरिज्म के ऊपर एक सब कमेटी की मीटिंग रखी। ना उसमें चीन गया, ना रूस गया, ना इजिप्ट गया, ना चीन गया, ना सऊदी अरेबिया गया, ना इजिप्ट गया, ओमान भी नहीं गया। जिन लोगों को ये सोच रहे थे कि वो सेकुलर मुल्क है वो भी नहीं गए। तो पॉइंट यह है कि साबित हो गया उस वक्त हिंदुस्तान में लिखारियों ने लिखा था, एनालिस्ट ने एनालाइज किया था कि हिंदुस्तान का ये क्लेम कि वो कहता है कि जी ये मामला सेटल्ड है, वो तो G20 ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो सेटल्ड है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। ब्रेक के बाद हमारे साथ एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं कि भारत की जानिब से आबी जहारियत की जो धमकी दी जा रही है और इस तरह की जो गुफ्तगू की जा रही है, इसका मुस्तकबिल वो क्या देखते हैं। और इन सारे मामलात में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, आप बैठें, डिस्कस करें। पाकिस्तान की पॉलिसी ये हमेशा से रही है, लेकिन अगर कोई रिपेल करेगा और जंग का माहौल बनाएगा तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस है, ये उन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त एक एलामिया दिया है कौमी सलामती के इजलास के बाद, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने, रेसिप्रोकेट किया है बेसिकली। चूँकि हम समझते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम समझते हैं कि अमन के दाई हैं, हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल किसी लेवल पे भी ना किसी मामले में मुलव्वस हैं, ना हो सकते हैं, ना पॉसिबल है। और हम सिर्फ रेसिप्रोकेट करने के लिए कि हम ये दिखा सकें कि हम कितने, क्योंकि इंडिया की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस के जितने भी मजलूम लोग, निहत्ते लोग बेचारे, उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो वहाँ से किसी तरह का कोई अफसोस का इजहार नहीं आया था, कोई मजम्मत नहीं आई थी। हम इंटरनेशनली जहाँ भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा खुद भी शिकार है, लेकिन पाकिस्तान जो है सबसे बढ़कर मजम्मत जारी करता है। दफ्तर खारजा ने मजम्मत जारी की, कौमी सलामती का इजलास हुआ तो इन्होंने भी मजम्मत की। तो क्या टेक है सर ये जो माहौल बना है अब तक? देखें, हिंदुस्तान ने एक वाक़े की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम उठा लिया, और वो जो वाक़या हुआ उसके 5 मिनट बाद उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ना कोई तहकीक, ना कोई तफ्तीश, ना कोई सबूत। तो उससे शक पड़ गया कि ये कोई इनका कहीं अपना किया धरा तो नहीं, और बातें अब शुरू हो गई हैं, पुराने किस्से भी निकल आए हैं, तो पता यही चला है। ठीक है, अगर इंसानी जाने जाएं तो अफसोस होता है, और पाकिस्तान करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान में जब इस किस्म की जाने गई हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से ये कर्टसी भी नहीं दिखाई गई। तो जाहिर बात है कि अब जब आप इतना जारहियत दिखाएंगे किसी एक मुल्क को, अपने पड़ोसी मुल्क को, तो पड़ोसी मुल्क जवाब देगा, खुसूसन ऐसा मुल्क जो कभी भी आपकी धौंस, आपकी जारहियत को कबूल नहीं करता, आपकी इजारादारी को कबूल करने को तैयार नहीं है। जो एलामिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आया है, ये मेरे ख्याल में बड़ा भरपूर जवाब है, पाकिस्तान की कौम की तवक्कुआत के मुताबिक है, हमारी उमंगों का एक किस्म का तर्जुमान है। क्योंकि हम सब चाहते थे कि जब इतनी नंगी जारहियत हिंदुस्तान ने की हो तो आप अपोलोजेटिक होकर उस तरह दब के नहीं बैठ सकते, आपको जवाब देना है। तो जवाब दिया गया है, पूरा भरपूर जवाब दिया गया है। और खुसूसन जो हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा के हवाले से उसकी मुअत्तली करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कारी वार किया, यानी जो आपको पता है। चलो सर, ये मुमकिन है? आप, मैं डिटेल इसमें चाहूँगा, आपने अच्छा ये मौजू फौरी छेड़ दिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इसे यकतरफा तौर पर कोई भी फ्रीक सस्पेंड कर सकता है, पॉसिबल है? और अगर ऐसा वो करता है तो वो, मैं मैं एक एक्सपर्ट से भी चौधरी साहब पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि दरिया सिंध के पानी को कोई कैसे रोक सकता है। तो मैंने कहा फर्दर कोई डैम उस पर या कोई डाइवर्जन लगा के बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने फिर और बहुत सारी बातें बताई। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले जानना चाहता हूं। मुआहदे की जो प्रोविजंस हैं उनके हवाले से तो बिल्कुल नहीं रोक सकता।
यूनिलेटरली वो कर ही नहीं सकता, इस माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। और इसका एक जामिन है वर्ल्ड बैंक, वहाँ पे ये ले जाना पड़ेगा और दूसरी ताकतें भी शायद इन्वॉल्व हो जाएं। तो कानूनी लिहाज से तो बिल्कुल इनके पास ये इस्तेकाक नहीं था जो इन्होंने किया। लेकिन आपको पता है ये मुआहिदों की खिलाफवर्जी करने के तो माहिर हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन को कहाँ मानते हैं। ये तो पूरे कश्मीर पे इन्होंने धोखा दिया पाकिस्तान को भी और पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को भी, कि इन्होंने जो वादे किए कि हम ये करेंगे, राय प्लेबिसिट नहीं किया। तो इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है। लेकिन पाकिस्तान को हक है कि इसका जवाब दे अपने कानूनी तौर पर। हमने उसका जवाब दिया कि अगर आपने पानी डाइवर्ट किया तो फिर ये ऐलान जंग होगा और फिर हम भी हक रखते हैं कि हम जो करना चाहें। जिस तरह इन्होंने कहा था कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और कोई डर के नहीं हम बैठे हैं। जिस तरीके से इन्होंने हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, अब ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है फहद साहब कि हमारा जो नुक्ता नजर है वो सारी दुनिया में पहुंच जाए। ये बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे सारे चैनल उर्दू में हैं, अंग्रेजी में कोई नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे हैं, हमारे चैनल आने चाहिए ताकि दुनिया में पहुंचे हमारा भी नुक्ता नजर। आज मोदी साहब कहीं तकरीर कर रहे थे उर्दू में, इंग्लिश में उन्होंने तकरीर किया, बिहार में कहीं कर रहे थे इंग्लिश में, इसलिए ताकि दुनिया में पहुंचे। बहरहाल हमारे सफारत खाने हैं, हमारे लोगों को पहुंचाना चाहिए, हमारा भी एलामिया भी अंग्रेजी में है, ये पहुंचेगा। दुनिया को महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी उस तरह फिर जवाब दिया है, उनकी जो जारहियत थी वो गलत। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता था कि कश्मीर के अंदर इस तरह की जाने कभी हमारी तरफ से कोई जाके ले, क्योंकि उसका नुकसान तो हमें है ना जी। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में अगर कश्मीर कॉज बदनाम होगी तो हम तो उसके लिए इतनी कीमत अदा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत बात, आपका बड़ा वैलिड नुक्ता है, बहुत वैलिड नुक्ता है। मतलब आप बताएं कि कश्मीर कॉज को अगर कोई डिमोरलाइज हो तो हम तो नहीं कभी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ना ही हमको जंगी माहौल चाहते हैं, अपनी इक्तिसादी मामलात है उन पर तवज्जो देनी है, तो पाकिस्तान के तो हक में नहीं। हिंदुस्तान को अलबत्ता उसका फायदा, हिंदुस्तान को फायदा इस तरह नजर आता है कि उसने 7 से 9 लाख फौज वहां जमा रख कर रखी है, वो काबू नहीं आ रहे हैं वहां पे। जब से स्टेटहुड वापस ली है उस वक्त से सारे जो हिंदुस्तान नवाज जो लोग थे वो भी उनके खिलाफ हो गए। तो वो तो उनका तो जवाब समझ आता है कि इसको जवाब बना के वो पाकिस्तान पे डिस्ट्रैक्शन करें। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वक्फ बोर्ड की जो फाइंडिंग्स की वजह से सारे वहाँ पे मसाइल हुए हैं, ये सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया है। अब तो साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ही तो होगा शायद, क्योंकि ये हकीकत में ऐसा कोई शायद प्रॉब्ली हुआ ही नहीं है। शौरी साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ बुरहान वानी जैसे फ्रीडम फाइटर अगर जन्म लेते हैं और वो रियासती जबर के नतीजे में जब जन्म लेते हैं, तीसरा जैसे आप भी फरमा रहे थे कि आप रियासती स्टेटस जो है उसे मनसूख करते हैं, उसके बाद वहाँ जेनोसाइड शुरू कर देते हैं, लोगों की नस्ल कुशी शुरू कर देते हैं, कश्मीरियों की, निहत्ते कश्मीरियों की, और 9 लाख तक की फ़ौज भी डिप्लॉय करते हैं। तो इंटरनेशनल जो सिनारियो है या इंटरनेशनल दुनिया, वहाँ वो डाइवर्जन इस तरह की लगा सकते हैं, गुमराह कुन डाइवर्जन पॉसिबल है? देखिए ये क्या क्या नहीं करते रहे। अभी आप 2000 का वो उठाएं जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट कर रहे थे, तो अब तो वो सारी जगह, हाँ जी, सिख यात्रियों वाला, जब सिखों को मार दिया इन्होंने, पता चला इनके अपने ही लोग थे और उन्होंने कोई पुराने कोई सरेंडर्ड मिलिटेंट पकड़े, कुछ इनके अपने अफसरान थे, और उसके ऊपर इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वो मेडलाइन जो थी अल्ब्राइट मेडलिन की जो किताब थी, उसमें जो हिलरी क्लिंटन ने फॉरवर्ड में ये लिखा। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी ये कहा कि हमें पता चला कि इन्होंने ये हरकत की है। उस वक्त भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था, पुलवामा में भी इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, बाद में पता चला कि कुछ और है। मुंबई में भी इन्होंने जो इल्जाम लगाए वहां भी बहुत सारे सवालात उठे हुए हैं, उड़ी में भी यही हुआ। तो ये एक वतीरा सा बना लिया इन्होंने। इनका ख्याल था कि इनका झूठ जो है वो चलता रहेगा, पाकिस्तान को इनको एक्सपोज करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, मैं इसमें गाइडलाइन आपकी मजीद चाह रहा हूँ। 71 का सानिया जब होता है तो वो इंदिरा गांधी रिकॉर्ड पे आई थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि नजरिया जो 2 कौमी नजरिया था खलीज फारस में हमने बहा दिया। अच्छा, इसको रिप्रोड्यूस मोदी साहब ने कई दफ़ा, जो मोदी हैं उन्होंने कई दफ़ा इसे रिप्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद आपको पता है जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद वहाँ के बहुत सारी आवाज़ें उठी, उन्होंने कहा जी हम तो घुस के वहाँ मार रहे हैं, इस तरह की बातें। तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है इस वक्त उसका निशाना है।
तो क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए? जैसे आप अभी फरमा भी रहे थे कि फ़कत एक्सपोज तक की बात है या बात अब इससे आगे बढ़ जाएगी? नहीं देखें, ये इन्होंने जो अभी आपने जो मिसालें दी हैं, इन्होंने एक, आपको याद है जब हमने पायलट वापस किया एज ए गुडविल जेस्चर, तो वो आगे से कहते हैं कि ये कत्ल की रात होती, यानी अगर आप ना वापस करते, कत्ल की रात। फिर इस तरह इनके एक मिनिस्टर ने कहा था कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, यानी टेररिज्म को हम टेररिज्म से करेंगे। ये तो खुद सबूत देते रहे हैं। और गुलभूषण जाधव हमने पकड़ा, फिर हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत है। अब इन्होंने स्टेट ऑपरेटिव्स, इनकी असैसिनेशन हमारे यहाँ करते रहे हैं, ये कनाडा और अमेरिका में भी करते रहे, लेकिन यहाँ पे भी करते रहे। तो हमें ये सारे जो है डोजेस बनाने चाहिए, अच्छे पूरे सबूत उसमें डालने चाहिए। ये सारी मालूमात हम वेस्टर्न मीडिया को भी, वैसे वेस्टर्न मीडिया ने इनका ये बाय नहीं किया है, वेस्टर्न ये शिकायत कर रहे हैं इंडियन मीडिया के, वेस्टर्न मीडिया ने हमारी कहानी जो है ना उसके ऊपर सर नहीं सुना। तो हमें सब जगह बताना चाहिए, क्योंकि हमारा बयानिया मजबूत है। हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल गलत बयानिया को लेकर चल पड़ा है। ये कैसे हो जाता है कि जनाब एक वाकया होता है और 5 मिनट बाद इंडियन मीडिया जहर उगलने लग जाए? मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? 5 मिनट में तो खबरें भी कहीं नहीं पहुंच सकती। तो 5 मिनट में आपने तो साफ नजर आ रहा है कि पहले से प्री प्लान था। और शायद ये लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये तास माहिदा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी को ही, माहिदा को ही खत्म करने की खातिर ये सारा ड्रामा रचाया था। जो शिमला माहिदे के बारे में पाकिस्तान ने कहा है कि हम उससे फिर उसे विड्रॉ कर सकते हैं या इस तरह की सारी बातें, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उसी नज़र से जिस तरह ये एक बैनुल अक़वामी माहिदों को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी ये हक रखता है कि भाई फिर आपने, क्योंकि शिमला माहिदे के बाद से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब अक़वाम मुत्तहिदा का मामला ख़त्म और अब सारा दो तरफा होगा, और दो तरफा कुछ किया कोई नहीं उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। तो फिर हम क्यों बाउंड हों? अगर आपने दो तरफा पे करना था तो आप हल करते ना, वो हल किया कोई नहीं है, तो फिर हम भी उसके बाउंड नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये सही धमकी लगा। जो मोदी सरकार अपने ही लोगों से झूठ बोलने का सिलसिला, जैसे पुलवामा हुआ तो वहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और वहाँ लोगों को हीरो बना के पेश कर रहे हैं और त्यारे इधर उनके गिर रहे हैं, इस तरह का अगर वो दोबारा से कोई मामला करते हैं तो आप समझते हैं इस तरह की नौबत दोबारा आएगी, या अभिनंदन वाले एपिसोड के बाद इस तरह की नौबत नहीं आ सकती? आ तो सकती है, क्योंकि ये लोग उससे सबक इन्होंने नहीं सीखा। ये देखिए, हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने एक हाइपर नेशनलिज्म, हिंदुत्व ड्रिवन हाइपर नेशनलिज्म से पूरी कौम को चार्ज कर, उनका पूरा मीडिया चार्ज। अब जब मीडिया इतना ज्यादा आग भड़काता है तो गवर्नमेंट हॉस्टेज हो जाती है, गवर्नमेंट को वो एक किस्म का मजबूर कर देते हैं कुछ करने। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें तैयारी रखनी चाहिए, ये कुछ कर सकते हैं और उसका फिर हमें जवाब देना। आखिरी बात चौधरी साहब, मैं जानना ये चाहूँगा कि जो वहाँ रियासती जबर के खिलाफ कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस तरह के वाक़यात के बाद वो और ज़्यादा उभरेगी और ज़्यादा मंतकी इंजाम की तरफ जाएगी और कश्मीरियों को उनका राइट मिलेगा? उभरेगी, क्योंकि उभरी हुई है ऑलरेडी। ये तासुर दे रहे थे, एक बड़ा टूरिज्म हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, चले ठीक है, टूरिज्म से उनके रोजगार वाबस्ता था उनको, लेकिन जो इन्होंने स्टेटहुड वापस ली उसकी वजह से एक पूरी कश्मीरियत खतरे में, एक पूरा उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो शनाख्त थी कश्मीरियत, उसको आपने खतरे में डाल दिया। ऊपर से आप बाहर के लोग ला के सेटल कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कश्मीरी ये बर्दाश्त करेगा? मुझे तो सब खफा है अंदर। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा खुल के डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने बताई, सारे फैक्ट्स बताए, सारी हकीकत बताई। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नाम है हमारे साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस वक्त कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं सर जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कौमी सलामती इजलास का एलामिया दिया गया और बताया गया कि आप जो भी कहिए हम रेसिप्रोकेट करेंगे इसे। अमन पसंद लोग हैं, दफ्तर खारजा ने भी सबसे पहले आपको पता है मजम्मत की थी कि जो लोग वहाँ मारे गए हैं निहत्ते थे और इस तरह के सारे मामला। सबसे पहले क्या टेक है, जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, आपका क्या टेक है सर? पहले नंबर पे तो ये है जी कि यह बड़ा अफसोसनाक सानहा है और इसमें
मासूम जाने गई हैं, सारा पाकिस्तान इसको कंडेम कर रहा है। हमारी हुकूमत ने इसको कंडेम किया है, इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। हिंदुस्तान की ये आदत है कि वो हर अपने इंटरनल होने वाले मसले को पाकिस्तान के ऊपर डाल के और पूरा जो है ना दबाव खड़ा करना चाहता है, वो आलमी ओपिनियन जो है उसको छेड़ना चाहता है। उनके मीडिया ने कई दफ़ा ये कोशिशें की हैं और बहुत दफ़ा उनकी कोशिशें, बल्कि तकरीबन सारी कोशिशें उनकी नाकाम हुई हैं, जो पाकिस्तान को मुफ्त में ब्लेम गेम में डालने की कोशिश की गई। अब ये मामला बड़ा अफसोसनाक है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर फौरी तौर पर कंडेम भी किया और जो भी तावन होगा उसके लिए भी यकीन दहानी हाजिर है। अब अगर वो सारा कुछ पाकिस्तान पे बगैर कोई सबूत, बगैर कोई इंक्वायरी, बगैर किसी चीज़ के वो डालना चाहते हैं, एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उनको अपने इंटरनल इश्यूज हैं, वो अपने इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए और पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के अंदर जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एग्रेवेट करने की वो कोशिश करेंगे। हमारी क़यादत इस बात से आगाह है, लिहाजा वो बड़े तहम्मुल से चलेगी। यही हमारी बात है कि हमने कोई प्रिएम्प्टिव ज़्यादा नहीं होना, हमने कोई हाइपर होकर इसका जवाब नहीं देना। पाकिस्तान क्या कर सकता है सब सारी दुनिया को पता है, हमारे पास क्या सलाहियत है ये भी सारी दुनिया को पता है। जितना रिस्पांस हमारी गवर्नमेंट ने या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया, फेयर इनफ, बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा उतना हक है। ये टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल को भी जितना अवॉइड किया जाए बेहतर होता है। लेकिन खारजा पॉलिसी में कुछ चीज़ें वो होती हैं कि अगर एक मुल्क ऐसा कदम उठाए तो जवाब में आपको उठाना पड़ता है। जहाँ ये ज़रूरी हो बिल्कुल उठाए, जहाँ ज़रूरी ना हो दुनिया को हमें यही तासर देना है जो दुरुस्त तासर है कि हम कल्परेट भी नहीं है, हम किसी मामले में ताल्लुकात को ख़राब करने वाले भी नहीं। अगर हिंदुस्तान किसी ऐसे इक़दाम की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के पास ये हक भी महफूज है, सलाहियत भी वो रखता है। लेकिन सर जब एग्जैक्ट फुटप्रिंट्स भी हों और आपके पास फिंगरप्रिंट्स भी हों कि दरअंदाजी हो रही है इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान इशू पर, और वहाँ के जो करते धरते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दागें कि हम घुस के मारेंगे, और जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात हों तो वो कंडेम भी ना करें उसे और निहत्ते लोग वहाँ मारे जाएं, तो ये मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जब जानता है कि बहुत सारी जगहों पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, कुलभूषण यादव से आप शुरू कर लीजिए या बलूचिस्तान के इशू से आप ले लीजिए कि वहाँ ग्वादर के मामले को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ के हाजिर सर्विस ऑफिसर जो है ऑपरेट कर रहे थे, तो इस सारे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर बहुत बात हो चुकी है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मदाखलत मौजूद है, जहाँ हमारे पास सबूत मौजूद है, लेकिन हर चीज़ को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, हमें उनके डांडे मिलाए हुए चीज़ें समझ आ जाती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख रहा है, रखना चाहिए। जहाँ सबूत है उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे, फोरम्स पे एजिटेट करना चाहिए। हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, बेहतर सफारतकारी के जरिए करना चाहिए। हिंदुस्तान, मैंने अर्ज़ किया ना कि हिंदुस्तान अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें करने पे जब उसको मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलती और हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे जब उन पे राज तक दाम उठा लेते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो फिर उनको ये परेशानी लगती है, वो चीज़ों को एग्रीवेट करने के लिए कई तरह के बहाने तलाश करते हैं। खैर साहब, आबी जारियत का जो मामला है और सिंतास मुआहदे से कोई भी फ्रीक जो है वो तो अकेले उसे विड्रॉ कर ही नहीं सकता, और इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो वो पाकिस्तान किस हद तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेगा, ये तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी और ये तो बाकायदा रिपेल करके जंग की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। देखिए, पहले तो ये है कि ये मुआहदा एक आलमी मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, अक़वाम आलम इसकी गारंटर है, और अगर हिंदुस्तान में ये बढ़त मारी गई है तो मैं नहीं समझता कि इस पर अमल दरामद की तरफ जाएंगे वो। लेकिन अगर जाते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आता है तो बिलाशुबा ये लाइफ लाइन है। अगर कोई मेरी लाइफ लाइन को छेड़ेगा तो फिर मुझे अपनी लाइफ लाइन बचाने का, अपनी शारक बचाने का हक हासिल होगा, क्योंकि मैं अपनी जान तो नहीं दूंगा। इसी तरह कोई मुल्क अपना हक तो नहीं छोड़ेगा। अच्छे से आपको याद है जब 370 वहाँ मनसूख किया गया और रियासत का दर्जा जो है वो जब मनसूख किया गया, उसके बाद से इंडिया का शायद यही मानना था कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ वो 9 लाख फौज डिप्लॉय करते हैं, वहाँ नस्लकुशी करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये कोई इधर मूवमेंट भी नहीं है, कोई यहाँ तहरीक भी नहीं है, और वो कश्मीरियों की अपनी तहरीक है वहाँ। इस तरह के वाक़यात जितने भी हैं
आप समझते हैं कि जो इंडिया है वो डाइवर्जन लगा सकता है और इंटरनेशनल दुनिया को इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके, चूंकि वहाँ हाई सिक्योरिटी रेड जोन था वहाँ, और वहाँ किसी तरह की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी किसी भी तरह की, और लोग जो आए वहाँ और उन्होंने बड़े आराम से वहाँ गुफ्तगू की, बातें की, डिस्कशन किया, एक फायर भी इंडियन सिक्योरिटी की जानिब से नहीं दागा गया, ना कोई चला है वहाँ फायर। तो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डाइवर्जन के लिए क्या टेक है जी? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले, वो यूनिलैटरली कश्मीर के स्टेटस को बदल तो नहीं सकता। वो जबर और ताकत के जोर पे अगर किसी वक्त अपने तौर पे कुछ फैसले करेगा, अगर उसको अक़वाम आलम नहीं मानेगी, पाकिस्तान नहीं मानेगी, और सबसे बढ़ के कश्मीर के लोग नहीं मानेंगे, तो वो बेमानी किस्म की गुफ्तगू होगी, बेमानी किस्म के इक़दाम होंगे, और वक्त के साथ साथ वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, उनके हाथों पे खून है, एक बात। दूसरा, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं और इधर अभिनंदन आपके सामने पकड़े जाते हैं और हम फिर उन्हें हैंड ओवर करके आते हैं, चाय की प्याली पिलाते हैं उन्हें, इस तरह के मामला। तीसरा, उनका जितना मीडिया है सर, वो वार रूम्स जो हैं वो जंगी, इस तरह लग रहा है कि बैरकें हैं जंग की। तो इन हालात में बैठना, मुज़ाकरात करना, डिस्कशन करना, तो आप लगता है आपको कि पॉसिबल होगा किसी स्टेज पे? जैसा गवर्नमेंट का रवैया होता है, मीडिया उसी को रिप्रेजेंट करता है, कौम उसी को रिप्रेजेंट करती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो रवैया अख्तियार किया, उनका मीडिया का भी वही रवैया होगा। हमारे मीडिया में भी कुछ लोग जज्बाती बातें करेंगे, कुछ रैशनल बातें करेंगे, लेकिन बिलअमूम हमारे मीडिया का रवैया जो है वो रैशनल होता है, उसके अकल और दलील की बुनियाद पे होता है। यही होना चाहिए। अगर कहीं गलती कोताही और जज्बातियत का आंसर ज़्यादा छाया हुआ है, तो उसको हमें काबू रखना चाहिए। आप अपना हक मांगेंगे, आप अपने राइट को दिफा करेंगे, उसके लिए सारे इक़दाम उठाएंगे, पीछे कुछ नहीं रखेंगे। जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतनी ताकत का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके लिए पहले से कुछ बातें करना, भड़क लगाना, चैलेंजेस करना, ये नामुनासिब रवैया है। आखिर में कायरा साहब, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में आपको पता है, अंदाज़ा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर पाकिस्तान जो है वो लाशें उठा रहा है। किस कदर तहम्मुल होना चाहिए, या कोई इसकी अपग्रेडेड वर्जन भी सामने आना चाहिए, या कोई आप समझते हैं, या इसे कैसे डिफाइन किया जाए, या यही पॉलिसी ठीक है, बस फिर हम कह दें कि भाई इंडिया मुलव्विस है, इससे आगे फिर कुछ हो ना सके या कुछ कर ना सके, या आप समझते हैं कि ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्सेज ने चीज़ों को बेहतर मैनेज किया है, बेहतर इंटेलिजेंस के जरिए मैनेज करने की ज़रूरत है, बेहतर सफारतकारी के जरिए, जहाँ से वो अफगानिस्तान हो या कोई और जगह, जहाँ से उन्हें बैकिंग मिलती है, उन्हें सपोर्ट मिलती है, उनसे बात करनी चाहिए। सफारतकारी का एक बेहतर जरिया है। दूसरा जरिया जिसके अलावा वो क्या हो सकता है, वो तो जंग का है। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग मसले पैदा करती है। उससे हमें हतुल इम्कान अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमें ना प्रॉक्सीज लड़नी है किसी की, ना अपनी प्रॉक्सी कहीं लड़नी है, बल्कि हमें अकली दलील की बुनियाद पे अपने घर के अंदर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, बेहतर इक़दाम और पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, और बेहतर खारजा हिकमत अमली के ज़रिए अक़वाम आलम के सामने वो मुकदमा जायज़ तरीके से, दुरुस्त तरीके से पेश करने की। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। प्रोग्राम में आप गुफ्तगू सुन रहे थे कायरा साहब की, और बाकी जो कसूरी साहब ने भी गुफ्तगू की, बड़ी अहम बातें की, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। इससे पहले आप एजाज़ चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। बात बड़ी सादी सी है, वहाँ के जितने भी लोकल हैं इन सारे मामलात का वो कहते हैं कि एक ही बंदा ज़िम्मेदार है, उसका नाम मोदी है, और वो कहते हैं कि वहाँ अगर आपने 7 लाख से लेकर 9 लाख तक फ़ौज डिप्लॉय कर रखी है, तो आप कहते हैं कि 400 किलोमीटर तक कोई असलहा लेकर आ जाएगा, और वही असला जो जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान में 79 लोगों पर इस्तेमाल हुआ, और आप कहें कि वो पाकिस्तान इसको कर रहा है, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारा पता भी चल जाए। और सबसे बढ़कर वहाँ के जितने लिखारी हैं वो बात करते हैं, सबसे बढ़कर वहाँ अशोक कुमार पांड्या, कश्मीर नामा के राइटर, उन्होंने बहुत बड़ी चार्जशीट मोदी सरकार के ऊपर रखी है, और उन्होंने बताया है कि वहाँ सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद भी एक फायर भी इंडिया की तरफ से नहीं किया गया उन रिपोर्टेडली जो दहशतगर्द वहाँ मौजूद थे। तो इस सारे सिनारियों में इस तरह का जद्दोजहद का माहौल बनाना और किसी को ब्लेम करना और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धमकियां देना जो हैं वो आसान बड़ी हैं, लेकिन कोई करेगा तो उसका आपको नतीजा वही मिलेगा जो अभिनंदन की सूरत में मिला था। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।